वरदान मांगू नहीं। और क्या कहते हैं, स्मृति सुखद प्राप्त के लिए, अपने खंडहरों के लिए यह जान लो, मैं विश्व पद की संपत्ति चाहूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। यह एक हार एक विराम है, जीवन में महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख मैं लूँगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। लघुता की अब मेरी छूओ, तुम हो महान बने रहो, अपने हृदय की वेदना में व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। वरदान कुछ भी करो पथ प्रथम, किंतु भागूंगा नहीं, चाहे मुझे अभिशाप दो, चाहे हृदय को ताप दो, वरदान मांगूंगा नहीं। देखते हैं आगे क्या है। इसी तरह से हम बहता जल पीने पर मर जाएं, भूखे प्यासे कहीं भली कटुक निगोरी कटम मैदा से उपयुक्त का महासंग्राम। कवि दया की भीख नहीं लेना चाहता। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं, लिखिए। यह भी साहसी और भी सही का प्रयोग किन परिस्थितियों के लिए किया गया है। कविता के मूल भाव को ध्यान से रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक वरदान मांगूंगा नहीं क्यों रखा गया है। इसकी कविता और क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं। कवि तिल तिल मिट जाने के बाद भी किस बात के लिए तैयार नहीं है। संघर्ष पथ पर चलते हुए कवि संकल्प क्या, कर्तव्य के विषय में कवि का दृढ़ संकल्प क्या है। क्या हार में, क्या जीत में, चिंतित नहीं भयभीत में। जीवन स्वयं की महासंघर्ष, इसमें हार को क्षणिक विश्राम के रूप में लेना चाहिए। हार को भय या जीत में जरा भी भयभीत नहीं। मैं संसार की संपदा की कामना नहीं करूँगा। यह एक हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। कविता में जीवन महासंग्राम क्यों दिखाया गया है, अभी तो देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। एक क्या है, राजा वन क्षुब्ध होकर तुम किस अधिकार से हो। वनरक्षक जोश के साथ, मैं राजा के वनरक्षक के पुंडरीक हूँ, इस अधिकार से। राजा गौर से देखा पुंडरीक। वनरक्षक अकल के साथ, जी हाँ पुंडरीक, किस आदमी को जिस पर मुझे शक होता है और जब तक वह अपना परिचय जितना मुझे दिया है उससे अधिक देता है, मैं इस राह में नहीं जाने देता हूँ। राजा, अच्छी बात है भाई, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी तरह तुम भी राजा के लिए एक अच्छे अवसर हो अगर तुम विशाल करो। वनरक्षक नहीं, तुम विश्वास के पात्र नहीं हो राजा। मैं राजा का एक अफसर हूँ। मैं राजा के साथ इसी जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था और यहाँ राह भूल गया हूँ। जंगल में मुझे रात हो गई और मैं घर से बहुत दूर पड़ गया हूँ। वनरक्षक, इसमें सच्चाई की कमी है। अगर तुम शिकार हो तो, लेकिन थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है। घोड़ा थक कर गिर गया पड़ा है, मैं उसे छोड़ दिया। वनरक्षक, यदि मैं तुम्हारी बात का विश्वास न करूं। राजा, मैं झूठ नहीं बोलता भले आदमी। वनरक्षक, वाह वाह, दरबार में रहते और झूठ नहीं बोलते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वनरक्षक का प्रवेश देखते हैं। वनरक्षक, आज मैं बदमाश को पकड़ पाया, तुम कौन हो। राजा, मैं बदमाश नहीं, तुमको विश्वास दिलाता हूँ। वनरक्षक, अच्छी बात है, किसने बंदूक चलाई। राजा, मैंने नहीं चलाई। वनरक्षक, तिरस्कार के समय में तुम झूठ बोलते हो। राजा, मैं झूठ बोलता हूँ, कैसे दुखी की बात है। मैं राजा को होकर एक अपराधी की तरह सुन रहा हूँ, तो परकत तुम मेरी बात का विश्वास करो भाई, मैं बंदूक नहीं चलाई। वनरक्षक, अच्छा इधर आओ, तुमने राजा के एक हिरन को गोली मारी है या नहीं मारी। राजा, नहीं, सचमुच नहीं मारी, मैं खुद का राजा का बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने भी गोली की आवाज़ सुनी है और मुझे भय है कि कुछ चोर या डाकू जंगल में छिपे हुए हैं। वनरक्षक, मुझे यकीन नहीं, खैर तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। राजा गंभीर होकर, मेरा नाम। वनरक्षक, हाँ तुम्हारा नाम, तुम्हारा कोई नाम होता होगा भी क्या नहीं। तुम कहाँ रहते हो और करते क्या हो। राजा, इस प्रश्नों को उत्तर देने में मुझे अभ्यास नहीं है। स्थान जंगल का रास्ता समझता हूँ। राजा जंगल में निकलकर एक रास्ते किनारे खड़ा है। राजा एकाएक पहुंचकर या तो किसी प्रकार रास्ता सबके लिए खुला नहीं हो सकता। खड़े खड़े होठों पर उंगली रखकर, मैं राजा हूँ, आश्चर्य हूँ। अंधेरा मेरी कुछ भी परवाह नहीं करता, वह बढ़ता ही आ रहा है। मामूली आदमी की तरह मैं भी भूल और भटक सकता हूँ।
पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएं हैं जो मेरा आतंक मानती थी, इस समय सब चुप है। दरबार में बढ़ बढ़कर मैं बातें करने वाले मेरी बुद्धि इस समय नहीं बता सकती कि किधर जाऊं, किस किस की आहट सुनता हूँ। कोई आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या कुछ राजपान दिखाऊं? नहीं नहीं, फेंको इस राजपान के ढोंग को, मनुष्य होने का लाभ उठाओ। वनरक्षक हो सकता है ये प्रश्न के उत्तर देने में आदमी को डर नहीं लग सकता। खैर, इसके बारे में कोई साफ उत्तर नहीं देना चाहते हो तो मत दो, मगर तुम कहाँ हो? चलो मैं तुमको बाहर निकल जाऊं। अरे तुमने जो सुख दिया है उसके लिए 1,000 रुपये सालाना का पुरस्कार तुमको जीवन भर मिलता रहेगा। राजा तलवार देता है, कुंडली घुटने टेकर उसे दोनों हाथों से लेता है और माथे से छूता है और फिर खड़े होकर राजा को प्रणाम करता है। राजा पुंडरीक महाराज, राजा चलो हमें महल तक पहुँचाओ। राजा तुम मेरे मेहमान रहोगे। पुंडरीक प्रसन्न होकर फिर युवाकर जो हुक्म महाराज। राजा सरदार के घोड़े के ऊपर सवार होकर चला उसके आगे पुंडरीक रास्ता दिखाता चलता, सरदार पीछे, राजा आगे चलता है। चलो मुस्कुरा के वनरक्षक मुस्कुरा के क्रोध में नहीं हूँ पर तब तुम्हारी सच्चाई पर संदेह है, तब मैं तुम्हें प्रवेश विशेष के भाव नहीं दिखला सकता। राजा तुम ठीक कहते हो, पर मैं तुमको कैसे विश्वास दिला सकता हूँ? वनरक्षक, वो तुम जैसा मुनासिब समझो कि राजधानी कहाँ 10 मील 16 किलोमीटर पर तो है। तुम अभी राजधानी जाना चाहो तो मैं तुमको रास्ता बताऊं, और अगर तुम रात भर इसी गरीब के घर में टिकना पसंद करो तो मैं सिर आंखों पर रखे सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राजा, क्या तुम अभी साथ नहीं चल सकते? वनरक्षक, नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों ना हो। राजा, तब तो चलो, मैं तुम्हारा ही घर रात काटूंगा। घोड़े पर सवार होकर एक सरदार का प्रवेश। दरबारी महाराज खुशहाल से है, महाराज के लिए हमारे साथ जंगल छान डाला। वनरक्षक चकित होकर आंखें फाड़कर, कौन है महाराज? तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई महाराज, आपके साथ मैंने जो ठिठाई है उसे क्षमा कीजिए। राजा तलवार खींचता है। वनरक्षक, महाराज आप अपने उन सेवकों का वध निश्चय नहीं करेंगे जिनसे ईमानदारी से अपना फर्ज अदा किया है? राजा, नहीं मेरे सच्चे बहादुर मित्र, नहीं, मैं तुमको क्षमा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमियों का सम्मान का ऋणी हूँ। उठो राजरत्न पुंडरीक और उठो अपनी पदोश्री का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह, यह तलवार लो दे। राजा, खैर तुम जैसा समझो, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ या तो मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ। यदि तुम कभी राजधानी में आओगे तो मैं तुमको दिखा दूंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जेब में 1 रुपया निकालकर पुंडरीक की ओर हाथ बढ़ाकर, यह लो इनाम, और आज रात मुझे अपनी झोपड़ी में रहने दो। वनरक्षक राजा का मुंह देखता है। यदि यह कम है तो सवेरे तुम कहोगे वही तुमको दूंगा और खुश हो दूंगा। वनरक्षक, जो सच कहो, जब मैंने माना कि तुम दरबारी हो आज के लिए तो एक छोटी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा वादा, एक सांस में दोनों, मगर ऐसे दोस्त यह दरबार नहीं है। राजा क्रोध से, तू एक नीच आदमी है, जवान संभाल कर नहीं बोलता, मैं तेरे बारे में अधिक जानता हूँ। वनरक्षक, लापरवाही, तू तेरे शब्दों को इस लापरवाही से मत फेंको। मैं भी उतना ही भला आदमी और जिसमें तुम शांत होकर क्षमा करो। बहुत अच्छे, चलो देखते हैं आज की कहानी में आगे क्या होता है। चलो स्पष्ट किया जाता है, ये एकांकी के प्रस्तुत हैं। इस पाठ के वनरक्षक कर्तव्य उभारा के हैं। इस एकांकी के मंच पर आपको भूमिका करनी पड़ेगी, किस बात की भूमिका चाहे वो क्यों हो। एकांकी अपने पढ़ा लिखा के बीच में कुछ संकोच है। वह राजा द्वारा ली गई परीक्षा वनरक्षक किस प्रकार खरा उतरा है। वह वनरक्षक को दंड देना चाहता था, वह वनरक्षक को क्षमा करना चाहता था, वनरक्षक सम्मान देना चाहता था। वनरक्षक द्वारा परिचित किए जाने वाले राजा में क्या उत्तर देते हैं? वनरक्षक को राजा पर क्या संदेह होता है? राजा द्वारा यह कहने पर यदि 1 रुपया कम हो तो सवेरे भी दूंगा। वनरक्षक के राजा दरबार और दरबारी के विषय में क्या है? वनरक्षक, उसकी नेकी और ईमानदारी से क्या फल मिला है? एकांकी वनरक्षक व्यक्ति विशेषताओं पर चलता है, जो किसी बात की परवाह न करने वाला, वन की रक्षा करना। मुझे पता चला कि मनु की भी आज मेरा सारा अभिमान झूठा पड़ गया है। तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो? मैंने अपना माना तुम्हें दरबारी हो, आज के लिए एक छोटी सी रिश्वत, कल के लिए एक बड़ा सदावा। आज मैं बदमाश को पकड़ पाया। एकांकी की बहुत सी घटनाएं हैं, चलो देखते हैं और आगे की कहानी में क्या होता है।
वहाँ आगे कहानी में तो मजा आने वाला है। कोई सन के आसपास की बात है। मथुरा के अग्रवाल विद्यालय में शायद तीसरे दर्जे में पढ़ा करता था। वह भारत का जागरूक था, समाज सुधारक और राष्ट्रीयता के दोनों ही अपने यौवन पर थे। शिक्षा संस्थानों पर भी उनकी गहरी छाप थी। हमारे विद्यालय में भी लगभग प्रति सप्ताह कोई न कोई उत्सव आयोजन होता रहता था। मुझे भी इन अवसरों पर उजले कपड़े पहनकर आगे बैठने में बड़ा आनंद आता था। संगीत तो मेरे परिवार के रंग रंग में था। मेरे नाना जी अपने दिनों में ब्रज की रामलीलाओं के एक छत्र स्वामी थे। मेरे पिता जी को तो अच्छा ज्ञान था। मेरी जीजी माँ को हमारे गली मोहल्ले में स्त्रियों का कोई गीत वादा क्षमता ही न जाना था। मैं अपने माता पिता की अकेली संतान थी, इसलिए उनकी अन्य सब चीज़ों के साथ संगीत भी मुझे विरासत में मिला था। इसी बपौती के कारण मैं अपने संगीत के घंटे का मॉनिटर बनता था। और गणेश चतुर्थी के अवसर पर जब हमारे नगर में विद्यालय की गाती बजती शोभा यात्रा निकलती थी तो मैं उसका चट्टा बनाया जाता था। लेकिन मेरा यह संगीत ज्ञान मुझे विद्यालय के सभी समारोहों में कोई महत्व नहीं दिला सका। मुझे किसी समारोह में संगीत सुनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। यह मेरे साथ सरासर अन्याय था। और जहाँ तक याद पड़ता है, जानबूझकर तो मैंने अन्याय को बचपन से ही सहन नहीं किया है। तभी मैंने देखा कि किसी के मन में संगीत से अधिक कविता की कद्र में मैंने पाया कि मेरे साथी लड़कों को संगीत सुनाने के लिए तो मैंने नहीं, कविताएं सुनाने के लिए बड़े चाव से आमंत्रित किया जाता है। फिर भी यह देखा कि अच्छे बुरे की आदर अनादर की सूचना तालियों द्वारा ही प्रकट होती है। मैं देखता कि साथी लड़कों का संगीत सुनने के बाद तालियों की तड़तड़ाहट बड़ी क्षीण होती है। उसमें भी लड़के नहीं, अध्यापक भी थोड़ा रस लेते हैं। मगर कविता के बाद जिस तरह तालियों की खाली बदलाव गजरते हैं, उन्हें देखकर मेरे मन में कविताएं सुनाने का लालसा उत्पन्न होने लगा। मथुरा में तब ब्रज भाषा के सुप्रवीर कवि नवनीत चतुर्वेदी जीवित थे। उनकी वहाँ अच्छी शिष्य मंडली थी। इन शिष्यों को ब्रज भाषा में अनेक चुटकुले कवित्त सामयिक कंठस्थ होते थे। बसंतोत्सव के फूलडोलों में, सावन के हिलडोलों में और कृष्ण की जन्माष्टमी अवसर पर जगह जगह इनके पढ़न दंगल जुटा करते थे, जिनमें दूर दूर कविता के सवाये पढ़ाने वाले मथुरा आया करते थे। इसी तरह से किया जाता था। आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। इसी तरह की मैं अच्छी कहानी रोज इस चैनल पर डालता हूँ, तो आज के शेयर भी करिएगा वीडियो को। चलो कहानी को ही एंड करते हैं। बाय।